आज हमारे साथ है बिजोलिया क्षेत्र के नगर पालिका अधिशासी अधिकारी श्री पंकज कुमार जी मंगल। भिलवाड़ा फोकस ने लंबे समय बाद बिजोलिया के अधिशासी अधिकारी श्री पंकज कुमार जी मंगल से बिजोलिया क्षेत्र में चल रहे वर्तमान के ज्वलनशील मुद्दों एवं समस्याओं को लेकर, साथ ही जो राज्य सरकार द्वारा बड़े अभियान चलाए गए हैं उनको लेकर एक चर्चा के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में हम पंकज कुमार जी मंगल से जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या मामला है। बिजोलिया क्षेत्र में इन दिनों पॉलीथीन अभियान बहुत जोर पकड़ रहा है। पॉलीथीन अभियान को लेकर कहीं जगह उसको लेकर पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो कहीं जगह उसको लेकर नेगेटिव रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। कहीं दुकानदारों का कहना है कि जबरन परेशान किया जा रहा है और कपड़े की थैलियां भी बंद कराई जा रही हैं। सर, ये क्या मामला है? पॉलीथीन को लेकर ये क्या बड़ा इशू है और किस तरीके की का अभियान है? क्या मामला है सर? सर, नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सर्कुलर के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद किया था। ऐसा कोई भी प्लास्टिक जो कि एक बार काम में लिया जाता है और फेंक दिया जाता है, जिसका दोबारा उपयोग संभव नहीं है, उस सभी तरह के प्लास्टिक को बैन किया था। जिसमें कि मोटा मोटा अपन लें तो कोई स्ट्रॉ है प्लास्टिक के चम्मच हैं, फॉर्क्स हैं, पॉलीथीन की जो कैरी बैग्स आते हैं वो है ना। इसके अलावा कोई भी और जैसे डिस्पोजेबल्स काम लिए जाते हैं, प्लास्टिक के पत्तल हैं, दोने हैं, या कान में डालने के लिए, कान साफ करने के लिए ईयरबड्स आते हैं, वो भी प्लास्टिक के आते हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ जो एक बार काम ली जाती है और डिस्कार्ड कर दी जाती है, उन सभी प्लास्टिक आइटम्स को केंद्र सरकार ने बैन किया था। समय समय पे इसका अभियान राज्य सरकार के विभिन्न जो यूनिट्स हैं, चाहे वो रूरल लोकल बॉडीज हों, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हों, द्वारा चलाया जाता है। अभी पूरे राजस्थान में ये जगह जगह अभियान चल रहा है, केवल बिजोलिया की ये स्थिति नहीं है। भीलवाड़ा में भी माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में अभियान बहुत अच्छे से चल रहा है, और ज़्यादातर शहरों, यहाँ तक कि गाँव में भी पॉलीथीन पे बिल्कुल रोक लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बेसिकली हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आम जन को इससे होने वाले नुकसान को और समस्याओं को जब तक समझेगी नहीं, इसका भुगतान आमजन ही कर रहा है। कैसे? आज प्लास्टिक पॉलीथीन हमारे कचरे के वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब आयतन, जितना कचरा जगह घेरता है उसके 2/3 से भी ज्यादा है। मतलब जो कचरा हम लोग लगभग 12 ट्रैक्टर्स, 12 ट्रॉलीज में हम लोग कन्वे कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यदि ये प्लास्टिक हट जाएगा मार्केट से, तो ये कचरा घट के हम लोग 4 या 5 ट्रॉली में कैरी कर पाएंगे। मतलब हमारा जो ट्रॉली का एक्सपेंडिचर है वो 1/3 रह जाएगा, घट जी। के सीधे सीधे। जी। यही कचरा आगे जाके आपकी ड्रेन्स को चॉक्स कर रहा है। ड्रेन चॉक करने की क्लीनिंग, मेंटेनेंस, काफ़ी जगह तोड़ के भी हमें ड्रेन के चौक निकालने पड़ते हैं। काफ़ी लोगों द्वारा इसमें ये विरोध जताया जाता है कि भाई किसी पर्टिकुलर ब्रांड की या लेज की या कोई भी और जो पैकिंग मटेरियल आ रहे हैं, उनमें तो प्लास्टिक काम लिया जा रहा है और हम गरीबों को रोका जा रहा है। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि लेज की या कोई भी ब्रांड की थैली के मुकाबले जो पॉलीथीन हम लोग काम ले रहे हैं, पहली बात तो उसके जो क्वालिटी है, जो थिन थिकनेस है, उसमें ज़्यादा भी नहीं तो लगभग 15 से 20 गुना का अंतर है। वेट अलग है, वो थैली पिकअप होती है। एंड ये जो भी पॉलीथीन लाइसेंस्ड काम में ले रहे हैं, थैली लाइसेंस्ड काम में ले रहे हैं, वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इसकी एनओसी लेते हैं। एक बड़ी मात्रा जो कि इस कचरे को उठाकर ट्रांसपोर्ट कर कर डिस्पोज करने में जो पैसा खर्च होगा, वो पूरा खर्चा पे करना होता है। साथ में इनको अपनी काम ली गई मात्रा को दोबारा से रिसाइकल करना होता है। मतलब उतनी ही मात्रा इनको बाजार में जो रिसाइकलर्स हैं उनसे परचेज करनी है, जिसको कि ईपीआर क्रेडिट्स भी बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। वो परचेज करनी है और रिसाइकल करनी है, मतलब वो उसका पूरा भुगतान करेंगे, पहली बात तो उनमें और आप में। दूसरा अंतर, आप जो क्वांटिटी काम ले रहे हो, यदि लेज की यहाँ एक थैली काम आती है तो बाकी पॉलीथीन की लगभग 300 थैलियां काम आती हैं। मैं मानता हूँ बिजोलिया में यदि पैकिंग मटेरियल एक दिन में 1000 थैलियां काम आती हैं,
तो बाकी थैलियां 10,000 काम आती हैं, 15,000 काम आती हैं। 5,000 हाउस होल्ड यदि 2 पॉलीथिन भी कैरी कैरी कर करें, केवल 2 पॉलीथिन सब सब्जी लाने के लिए, तो भी 10,000 थैली होती हैं। जबकि औसतन मैं मानता हूँ हर हाउस होल्ड डेली बेसिस पे 6-7 थैलियां न्यूनतम काम लेता है। टमाटर अलग लेगा, भिंडी अलग लेगा, आलू अलग लेगा, प्याज अलग लेगा, चीनी अलग लेगा, आटा अलग लेगा, मतलब हर हाउस होल्ड डेली बेसिस पे 10,000 थैली काम लेगा। 5,000 हाउस होल्ड है तो 50,000 थैलियां हम लोग काम ले रहे हैं। तो वो हमारा कंपैरिजन संभव नहीं है। जी। दूसरा, आप जरा सोचिएगा, जो एक 25 पैसे 50 पैसे के बिंदी के पैकेट पे भी लिखा होता है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, उसको किसने पैक किया, किसने बनाया, उसका पता क्या है। एक 10 पैसे की गोली, 25 पैसे की जो गोलियां आती हैं, टॉफियां आती हैं, उन टॉफियों पे लिखा रहता है ये कहाँ प्रोडक्शन हुआ, कहाँ क्या हुआ। मतलब वो सही काम कर रहे हैं, उन्होंने एनओसी ली है, लाइसेंस नंबर है, तब वो उस चीज को काम ले रहे हैं। लेकिन हमारी जो पॉलिथीन, जो इतनी भारी भारी मोटी मोटी बड़ी बड़ी थैलियां काम ले रहे हैं, इन पे कहीं मैन्युफैक्चरर का नाम तक नहीं है। ये सिर्फ चोरी छुपे प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, और चोरी छुपे ही इनको राजस्थान में स्मगल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हम सब लोग न सिर्फ कचरे का वॉल्यूम बढ़ाकर जो शहर का बजट है उसे गड़बड़ा रहे हैं, बल्कि यदि हमारे घर के आगे सड़क नहीं है, नाली नहीं है, तो आप सोचिएगा कि हर महीने के कचरे के आधे बजट में आप लोग खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप अपने घर के बाहर सड़क देखना चाहते हैं, नाली देखना चाहते हैं, या नालियों को पॉलीथिन से ब्लॉक करवाकर उसे सफाई करवाकर उसको ट्रांसपोर्ट में पैसा पे करना चाहते हैं, ये तो आपको डिसाइड करना है। ये तो रही बजट की बात। अब पॉलीथीन से और नुकसान, पॉलीथीन के हम जितने डिस्पोजेबल्स काम ले रहे हैं, हम खुद अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पॉलीथीन काम लेने से महिलाओं को कितनी जो उनके जेनेटिक्स हैं, जो उनके एंजाइम्स हैं, कितने मेडिकली हम लोग उनका नुकसान कर रहे हैं, ये आप गूगल पे इजीली चेक कर लें। धार्मिक रीजन पे जाऊं तो हमारी जो गायें स्ट्रीट पे आ गई हैं, जो हमने ही उनको दोहन करके सड़क पे छोड़ दिया है, हर गाय के पेट में 3 महीने में लगभग 80 किलो पॉलीथीन हम लोग डाल रहे हैं। एक तरफ हम बात करते हैं गौ माता की, गौ दान की, दूसरी तरफ हम खुद अपनी गायों को 80 किलो पॉलीथीन खिला रहे हैं। तो मैं कहूँगा आम जन को यदि बजट समझते हो तो सड़क बनाने पे फोकस करो, बजाय कि इस पॉलीथीन को कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा करवाने के। यदि आप धार्मिक हैं तो आप सोचो आपकी पॉलीथीन से आप लोग कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगला इशू जो है, यहाँ पे अभी कुछ समय कुछ व्यापारियों ने ये विरोध किया कि हम एसयूपी के समर्थन में हैं, लेकिन हमारी एक पर्टिकुलर थैली कपड़े की थैली है, पॉलीथीन नहीं है। तो मैं पता नहीं उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है, अज्ञानतावश ऐसा किया है। उसे नॉन वुवन पॉलीप्रोपिलीन पॉलीथीन बोलते हैं, मतलब वो भी एक प्लास्टिक ही है। उस पर भी कहीं किसी का नहीं लिखा होता किसने उसको बनाया, कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है। यहाँ तक कि उसे गौर से देखोगे तो उसको चिपकाया गया है, उसको हीट गन से स्टिच किया हुआ है, चिपका के गर्म करके चिपका दिया गया। जैसे बाकी पॉलीथीन को चिपकाया जाता है, ऐसी उसको चिपका दिया। आप आराम से समझ सकते हैं कि वो भी पॉलीथीन है। और फिर ये बड़े ही आश्चर्य की बात है, कपड़े वाले कपड़ा देख के नहीं पहचान पा रहे हैं ये प्लास्टिक है पॉलीथीन है। तो उनको जरा अपने जो स्वार्थ है उससे बाहर आना पड़ेगा। आपके थोड़े से स्वार्थ से, आपके थोड़े से आलस से, थोड़ा सा इसलिए कि यार मैंने 5,000 पॉलिथीन छपवा लिए, अब मैं क्यों नुकसान भुगतूंगा। अरे आप गलत काम कर रहे हैं। अभी तो 5,000 पॉलिथीन के आपके 25,000 बर्बाद गए हैं। आप उस 5,000 पॉलिथीन को काम लेके कितना हमारा खर्चा बढ़ाएंगे, ठीक है, कितने हमारे कचरे का वॉल्यूम बढ़ाएंगे, उस वॉल्यूम में कर्मचारी बढ़ाएंगे, उसकी ड्रेन क्लीनिंग बढ़ाएंगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाएंगे, वो आपको दिख ही नहीं रहा। मैं कहता हूं यदि हम लोग हमारे स्वच्छता के बजट को ही बचा पाए तो हम लोग काफी अच्छा काम कर पाएंगे। ये एक नई पालिका, बहुत छोटी पालिका है, एक मिनिमम बजट यहाँ पे मिलता है, बाकी सब आपको यहीं के कंट्रीब्यूशन से, यहीं के बचत से पैदा करना है। या आपको डिसाइड करना है कि आप इस सारे पैसे को सफाई में खर्च करना चाहते हो, या सफाई का सारा पैसा बचा के इसको विकास में खर्च करना चाहते हो। ये आप ही इसके जिम्मेदार हैं। यदि हमें
5 की जगह 12 ट्रॉली में कचरा ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है, तो ये जिम्मेदारी आपकी है। हमें कचरा घटाना भी है और कचरे को पुनः चक्रीय रिसाइकल भी करना है। ये बिना आपके योगदान के संभव नहीं है। तो बजाय कि इसे आप नगर पालिका का इनिशिएटिव लेने के, ये केंद्र सरकार राज्य सरकार का इनिशिएटिव है। और सरकार कौन है? सरकार हम खुद ही तो हैं। ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, हम खुद सरकार है। हमने हमारे भले के लिए ये नियम बनाए हैं और हम ही इनको फॉलो करने को तैयार नहीं है। जब इस फॉलो करने के लिए सरकार ने एक इकाई को निर्देश दिए कि लोगों को समझाओ, तो लोग बजाय कि सरकार की भावना को समझने के, इकाई के योगदान को समझने के, आप उसके खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि वो 10 लोगों के खिलाफ जा रहा है। आपको शहर का सोचना है, 10 लोगों का। ये सवाल आप ही के ऊपर है कि आप किसका भला करना चाहते हैं। सर एक सवाल ये है कि जब आप पॉलीथीन का एक प्रदेशव्यापी जो ये अभियान चला हुआ है, तो लोगों का क्षेत्र में ये भी कहना है कि जो ये अभियान चला हुआ है, इसमें जिस तरीके की सख्ती अपनाई जा रही है वो बिजोलिया में बहुत ज्यादा अपनाई जा रही है। बिजोलिया में इस पॉलीथीन अभियान के दौरान व्यापारी को परेशान करने का काम किया जा रहा है। जैसा आपने बताया कि जो कपड़ा व्यापारी जिस तरीके की कपड़े की थैली को बताकर वो बता रहे हैं कि ये कपड़े की थैली है और हम सिंगल यूज प्लास्टिक के विरोध में हैं। तो सर जब उन थैलियों का प्रयोग किया जा रहा था बहुत लंबे समय से, कहीं जगह और भी जगह प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन बिजोले में ऐसा क्यों कि उनको बंद कराने के प्रयास किए जाने लगे। साथ ही दूसरी तरफ अपन देखा जाए कि जब अपन जो डिस्पोजल होता है, डिस्पोजल और इन व्यवसायों के छोटे छोटे दुकान होते हैं, चाय की थड़ियाँ होती हैं, इन जो चाय की दुकानों पे बेचते हैं, तो इनकी उन डिस्पोजलों को भी जब्त किया जा रहा है, उन पे भी कार्रवाई कर जुर्माना लगाया जा रहा है। और साथ में आपने अभी कुछ दिनों पूर्व जो ये शादी समारोह के प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर भी पत्तल धोने को जो उनको भी बंद करने का एक काम किया। साथ में आपने एक थाली सिस्टम लाकर निःशुल्क थाली उपलब्ध कराने का भी एक प्रयास पहल शुरू की है। तो सर ऐसे ऐसे प्रयास केवल बिजोलिया में ही क्यों, जब अन्य जगह पर इस तरीके के अभी नगरीय निकाय द्वारा या पंचायती राज द्वारा ऐसे प्रयास नहीं किए जा रहे हैं कि जो शादी समारोह में हम पत्तल दोनों को बंद कर देंगे, या डिस्पोजल डिस्पोजल आज बड़ी बड़ी सिटियों में और डिस्ट्रिक्ट में सब जगह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी वो डिस्पोजल का प्रयोग हो रहा है। लेकिन बिजोलिया में ये आरोप है कि इन चीजों को बंद करके और इस तरीके की कार्रवाई करके और सख्ती दिखाते हुए कहीं ना कहीं व्यापारियों को आर्थिक बोझ में डाला जा रहा है, आर्थिक भार उत्पन्न किया जा रहा है और उनको नाजायज परेशान किया जा रहा है। सर इस पे क्या कहेंगे आप? सर मेरा पूरा की पूरा जो मैंने अभी जवाब दिया वो पूरा रिपीट हो गया। ये सर सभी जगह पूरे राजस्थान में बैन है, पत्तल दोने बैन है। उन पे एक प्लास्टिक की फिल्म आती है, जितने भी पत्तल दोने हम लोग काम ले रहे हैं। हाँ, पुराने क्लासिक जो पत्ते के पत्तल आते थे वो डेफिनेटली बायोडिग्रेडेबल हैं, या जो शुगर कैन पल्प का जो प्लेट एंड डोना आ रहा है वो भी बायोडिग्रेडेबल है। पॉलीथीन के भी यहाँ बायोडिग्रेडेबल जो मक्का से पॉलीथीन बन रही है वो बायोडिग्रेडेबल ऑप्शन अवेलेबल है, और मैं लगता हूँ 90% लोगों ने वो ऑप्शन ऑप्ट कर लिया है। और व्यापारियों पे इस पे किस प्रकार का आर्थिक बोझ है समझना, मतलब व्यापारी छोड़ना नहीं चाहते अपनी कमाई अपने लालच में। आम जन को जो सक्षम है वो मैरिज गार्डन में शादी कर रहा है, तो वो आराम से बुफे सिस्टम में खाना खाना खा रहा है, उसको डिस्पोजल लेने की आवश्यकता नहीं है। जो मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय से जिसकी आय कम है, उन लोगों को हमने बर्तन बैंक की सुविधा हम लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं कि वो यदि अपने 100-200 लोगों का खाना करना चाहते हैं तो हम लोग निःशुल्क बर्तन बैंक उपलब्ध उपलब्ध करा रहे हैं। जहां तक कि आप बर्तन जितने काम लोगे, मैं कहता हूँ आपने 200 लोगों के बर्तन, 150-250 लोगों के बर्तन खिलाने में काम लिया, तो वो जो आप 250 लोगों के लिए कम से कम में तो 700-800 रुपये आप लोग पत्तल धोने में खर्च करते, आपके तो वो 700-800 तक ही लिमिट रह जाता। फिर आप इसको कहीं जाके डंप कर देते, वहां से हमारा कर्मचारी उसको कम से कम 2 कर्मचारी 1 घंटे में उठाते, उनकी सैलरी हो गई 700 रुपये। 1 घंटा वहां ट्रैक्टर खड़ा रहता, 250 रुपये उसका खर्चा हो गया। फिर आधे घंटे में ट्रैक्टर से उसको दूसरी जगह जाके डंप करता, फिर से 125 रुपये ट्रैक्टर का बिल बन गया। वहां फिर से 2 कर्मचारी उसको गीला सूखा अलग अलग करते। मोर ओवर वो पूरी तरह ना तो प्लास्टिक है ना कागज है, तो वो तो रिसाइक्लेबल भी नहीं रहा। तो हम लोग 700-800 रुपये खुद खर्च कर रहे थे,
और लगभग 1200-1500 रुपए म्यूनसिपैलिटी उसको डिस्पोजल करने के लिए खर्च करेगी। आप जो 2000 रुपए खर्च करा रहे हो ना, वो हम निशुल्क बर्तन बैंक दे रहे हैं। तो यदि आम जनता पे बोझ की बात करो तो आम जनता पे बोझ नहीं आया, कचरा हमने हमारा कम कम करवा लिया, हमने हमारा भी खर्चा बनवा लिया। नुकसान किसका हुआ? नुकसान उसका हुआ जो 800 रुपए पत्तल बेच करके 200 रुपए कमा रहा था। जी। केवल उसको अपने 200 रुपए के लालच में पत्तल धोने चालू रखने हैं। आम जनता को तो हमने विकल्प उपलब्ध करा दिया। आम जनता को बिना विकल्प उपलब्ध कराए हम ये बात करते तो शायद आपकी बात सही होती। आम जनता को विकल्प दे दिया। मैरिज गार्डन्स जो खुद लाखों रुपए संस्था चला रहे हैं, लाखों रुपए पर प्रोग्राम का ले रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो कैटरिंग में चीजें उपलब्ध कराएं। सर जैसे कि देखने को मिल रहा है कि जैसे आप बता रहे हैं कि हमने आपने पत्तल धोने का तो एक विकल्प उपलब्ध करा दिया। सर एक जो प्रक्रिया बता रहे, प्रक्रिया से तो वैसे मुझे लगता है कि आम जनता कहीं ज्यादा अवगत है इसको लेकर। कई बार जागरूकता अभियान भी चले हैं पॉलीथीन को लेकर, या पॉलीथीन को लेकर जो जागरूकता अभियान चले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर पूर्ण तौर पर राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार भी इस पर पूर्ण तौर पर अंकुश नहीं लगा पाई है, जिससे ये अभियान बार बार चलाकर इस पर सख्ती दिखाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन सर जब बड़ी बड़े जब प्लांटों पे कार्रवाई नहीं कर, जब छोटे छोटे व्यापारियों पर कार्रवाई की जाती है, उन पे जुर्माना लगाया जाता है, तो सर वो एक ना कहीं एक तरीके से थोड़ा उनके लिए गलत भी हो जाता है। और दूसरी तरह सर जो ये अभियान चल रहा है, इस अभियान में ये भी देखने को मिला सर, जैसे आपने पत्तल धोने का तो एक विकल्प उपलब्ध करा दिया, लेकिन जो थैली है, जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन का विकल्प अभी तक यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाया है पॉलिथीन ढंग का से। विकल्प इजीली अवेलेबल है। 90% लोग मक्के से बनी हुई कंपोस्टेबल पॉलिथीन परचेज कर चुके हैं। बिजोलिया काफी हद तक प्लास्टिक फ्री शहर हो चुका है। यहाँ अब लोग जो बचे हैं वो जो पॉलीप्रोपिलीन, नॉन वूवन पॉलीप्रोपिलीन को कपड़ा समझ के काम ले रहे हैं, वो लोग रह गए हैं। या जो लोग चोरी छुपे कहीं मैरिज गार्डन या अपने समारोह या धार्मिक समारोह में पत्तल धोने काम ले गए हैं, इतना सा रह गया है। तो मैं यही कहूंगा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। सरकार कौन? लोकतंत्र। हम्म। वो समझा रहे हैं, जगा रहे हैं, कानून बना रहे हैं, लेकिन उनकी पालना किसको करनी थी? हम सबको करनी थी। हम नहीं कर रहे हैं। यकीन मानिए यदि उन्होंने कोई कानून बनाया है तो उसमें आप ही का भला निहित है, हर तरीके से निहित है। न सिर्फ आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर तरीके से देश से विकास से जुड़े हुए ही कानून बनाए जाते हैं। आप लोग यदि पॉलिथीन का काम ले रहे हैं तो आप खुद अपने शहर के विकास के खिलाफ हैं। संस्था बता रही है लेकिन संस्था अपनी जिम्मेदारी कर रही है। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी का योगदान नहीं करेंगे, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी कर दी कानून बनाकर, हमने अपनी जिम्मेदारी कर दी आपको बताकर, समझाकर, पेनल्टीज बनाकर, चालान बनाकर, अब भी आप जागना नहीं चाहते तो इसका कोई इलाज नहीं है। सर मेरा पॉलीथीन को लेकर ही एक सवाल है। जैसे कपड़ा व्यापारियों ने पॉलीथीन को लेकर एक विरोध किया था कि हमारे कपड़ा व्यापारियों की कपड़ा दुकानों पर भी जो कपड़े को लेकर उन्होंने बताया कि हम कपड़ा थैलियों का प्रयोग करते हैं, उसको बंद किया जा रहा है। तो आपने बताया कि सर वो जो पॉलीथीन है वो भी एक प्लास्टिक और सिंगल यूज पॉलीथीन ही आप बता रहे हैं। तो सर उसको किस तरीके से तय किया गया कि वो सिंगल यूज पॉलीथीन ही है, और क्या उसके लिए हमने केवल आंकड़ों के हिसाब से ही वो किया है, या उसको कैसे किया है सर? अभी बताते हैं सर, आपको 1 सेकंड में सारे अंतर क्लियर कर। वैसे तो आप गूगल पे कोई भी व्यक्ति इसको देख सकता है, समझ सकता है, और फिर भी मैं एक एक को बताना चाहूँगा। ये कपड़ा है, ये स्टिच्ड है, धागा इसमें लगा हुआ है कपिल जी, धागे से सिला हुआ है बाकायदा। ये कपड़ा है, मैं एक बार काम ले सकता हूँ, 50 बार काम ले सकता हूँ। कपड़ा है, कोई भी पहचान सकता है इसको। आप भी पहचान पा रहे हैं कपड़े के जी रूप जी में? सर। कोई डाउट? जी। नहीं डाउट है। ये देखिए मेट्रो शूज एक कंपनी है, उसका भी कपड़े का बैग है, स्टिच्ड है, तनी लगी हुई है, कपड़े के रूप में आप पहचान पा रहे हैं? कोई डाउट है आपको ये जी कपड़ा नहीं है? नहीं, सही नहीं है। है, कपड़ा है। ये भी एक कंपनी है सर, ये भी धागा स्टिच्ड है, ये भी कपड़े के रूप में पहचान पा रहे हैं सर? आप इसको जी इजीली पहचान पा रहे हैं? ठीक, बहुत अच्छे। हम्म, ये प्लास्टिक है, कपड़ा है सर? प्लास्टिक है। कैसे पता लगा? ये तो पता चल रहा है ना, ये तो हीट के लगाया हुआ है। ये हाँ, सर, स्टेज नहीं है इस ये पे, चिपकाया हुआ है चिपकाया क्या? हुआ है। ये हीट करके चिपकाया हुआ है? हाँ इसको बिल्कुल। धागे से सिल सकते हैं क्या अपन? नहीं। क्यों नहीं सिल सकते हैं? जी। क्या इसको धागे से सिला जा नहीं सकता नहीं है? नहीं सिलाया जा सकता। ये प्लास्टिक है? जी। ओके, वेरी गुड।
ये क्या है? ये कपड़ा व्यापारी हैं, तो ये हम्म क्या है? सर, ये एक सेकंड, ये क्या है? बट सर पता नहीं। ये क्या इसके रुमाल आते हैं? एक सेकंड, क्या जी इसके रुमाल आते हैं? रुमाल नहीं आते। कोई दुपट्टा? नहीं हम कोई इस पैंट शर्ट? नहीं, पर हम इसको कोई किस तरीके सूट? से तय कर सकते हैं कि ये जो आपको पॉलिथीन ये बता रहे हैं। नॉन वुवन प्रोपिलिन है। और कैसे तय कर हाँ, सकते हैं? ये देखिए सर, इसके इसको मानक किस बिल्कुल तरीके से तय बिल्कुल किए गए हैं सर? इसको हीट करके चिपकाया हुआ है। ये देखिए, इसको जी हीटिंग करके देखिए, आप जी गौर जी से जी, देखिए, हाँ हाँ। क्या इसमें धागा दिख रहा है स्टिचिंग नहीं में? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा हाँ है। इसको हीट कर लिख रहा है दबा हुआ, साफ साफ बिल्कुल बिल्कुल दबा हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। कपड़े को क्या हीट करके चिपकाएंगे? नहीं। नहीं चिपकाएंगे। हाँ चलिए धागा देख लेते हैं, इसमें है भी क्या। नहीं है बिल्कुल। ये प्लास्टिक है। अच्छा, ये पतला प्लास्टिक, हम्म। ये इससे और ज्यादा पतला प्लास्टिक। ये जी भी पूरा हीट करके जी चिपकाया हुआ है। जी ये भी पूरा हीट करके चिपकाया। देखिए, आप आराम से देखिए, जी। ये कहीं भी स्टिच नहीं है। नहीं। जैसे इसको हीट करके जी चिपकाया था, जी। ऐसे ही इसको हीट करके चिपकाया हुआ है। हम्म। ये देखिए, ये इतना मोटा, इतना हम्म, अच्छा बैग। ये देखो, हीट करने से इसमें तो छेद छेद भी हो गए। जी इसमें हीट करने से छेद हो गए। हाँ बिल्कुल ये एक और प्लास्टिक, बिल्कुल। जिसको कि हीट करके चिपकाया चिपकाया हुआ हाँ है। हाँ। इसके अलावा ये जॉकी के गत्ते का बैग, रिलायंस का गत्ते का बैग। मैं कह रहा हूं, ये क्या कहीं सस्ता है इनसे? नहीं। जब आप ये प्रिंट करा सकते हैं, तो ये बनवाने में क्या दिक्कत है? ये जी बैग बनवाने में क्या दिक्कत है? और एक कपड़ा व्यापारी कपड़े को नहीं प्लास्टिक नहीं पहचान पा रहा है, दैट इज ओके। आप प्लास्टिक के रूप को नहीं पहचान पा रहे हो, वो बात समझ में आती है। पर आप कपड़ा नहीं पहचान पा रहे हो। जी हाँ। कोई भी कपड़ा हो, उसका ऐसा नहीं है कि उसका एक ही उपयोग होगा। कपड़ा तो साफ साफ पहचान में आता है। ये कंफ्यूजन हो सकता है प्लास्टिक है या क्या है पता नहीं, पर ये कंफ्यूजन नहीं हो सकता ये कपड़ा है या पता नहीं। कपड़ा साफ साफ पहचानने में आता है। और ये जिसको ये कपड़ा व्यापारी कह रहे हैं कि ये कपड़ा है, ये कपड़े के नाम पे धोखा है। ये शुद्ध प्लास्टिक है, और ये पॉलिथीन से भी बुरी स्थिति में है। इसका कोई रिसाइकलिंग भी संभव नहीं। जी वो पॉलिथीन तो इंसिनरेटर में फिर भी काम आएगा, जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, इसका वो भी नहीं होगा। जी ये और भी बुरा प्लास्टिक है, दिस इज द वर्स्ट प्लास्टिक। तो प्लीज प्लास्टिक को कपड़ा कह के दूसरों को गुमराह नहीं करें। तो सर आने वाले टाइम पे इस तरीके के अगर जो ये पॉलीथिन है इनका प्रयोग किया जाता है तो बिजोलिया क्षेत्र में किस तरीके की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? अभियान एक लंबा है इस सर मैं अभियान का। बताना चाहूंगा कि बिजोलिया राज्य सरकार द्वारा 7 शहरों शहरों को चिन्हित किया गया। उसमें बिजोलिया को एक प्लास्टिक मुक्त मॉडल टाउन घोषित किया गया। हमने यहाँ नवंबर से समझाइश स्टार्ट की। नवंबर हमने समझाइश की, दिसंबर हमने समझाइश की, जहाँ एक एक दुकान पे मैं खुद गया, चाहे वो परचूनी की दुकान हो, चाहे कपड़ा व्यापारी हो, चाहे जूते की दुकान हो। जितनी भी समझाइश हुई, सभी वीडियो रिकॉर्ड्स फोटो के अंदर हुई। सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। कोई भी कपड़ा व्यापारी या दुकान ये कहने की पोजीशन में नहीं है कि हमारे पास नहीं आए थे लोग, या हमें पता ही नहीं है कि बिजोलिया में ऐसा अभियान चल रहा है, हमारी जानकारी में नहीं है। हमने जनवरी में भी समझाइश की, फरवरी में हमने पेनल्टी लगाना चालू किया है। जो लोग पेनल्टी भी नहीं देने को राजी हैं, उनके चालान्स भी किए हैं। जिनको चालान चुकाने का हमने मौका दिया है फरवरी में, होली बाद उनको लास्ट कॉल किया जाएगा। यदि वो चालान नहीं चुकाएंगे तो न्यायालय में हम उनके वीडियोग्राफिक फोटोग्राफी एविडेंस के साथ न्यायालय में उनका पक्ष बिल्कुल हम लोग अपने चालान को पुटअप कर देंगे। सर राज्य सरकार का सबसे बड़ा और एक दूसरा अभियान जो नगरीय निकाय में चलाया जा रहा है, अतिक्रमण हटाओ अभियान। सर अतिक्रमण हटाओ अभियान की बिजोलिया में वर्तमान में क्या स्थिति है? बिजोलिया में कहाँ अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है? और क्या जैसे पूरे जिले भर में भीलवाड़ा में भी नगर निगम द्वारा बहुत बड़ी कार्रवाई की जा रही है, साथ में वहां पर कहीं जगह जो अवैध अतिक्रमण था उसको ध्वस्त किया गया है। उसी तरीके से आसीन में भी कार्रवाई चल रही है, और अन्य जो क्षेत्र है गंगापुर गुलाबपुरा वहां पे भी चल रही है। तो कई बार ग्रामीणों को नगर वासियों का विरोध भी देखने को मिलता है। अभियान चल रहा है,
लेकिन एक विकास की डोर को पकड़ते हुए राज्य सरकार इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है और सुंदर और स्वच्छ शहर बनाने का प्रयास कर रही है। तो सर बिजोलिया में अभी वर्तमान में क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है? अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर अभी का क्या प्रेजेंट स्टेटस क्या है सर? सर ये नवगठित निकाय है, तो हमने यथासंभव जो लोगों को पीछे करना था वो पीछे हटाया है। और अभी हमने रिसेंटली कुछ सड़क बनाने के लिए काफ़ी इंक्रोचमेंट तोड़े, काफ़ी बाउंड्री वॉल्स पीछे की। तो ये बेसिकली हमारे पास स्टाफ संसाधन बहुत सीमित हैं, बहुत सीमित अभियान हम लोग चला पाते हैं। हमने हमारी ऊर्जा को, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन वर्क बहुत वीक था, तो डॉक्यूमेंटेशन वर्क मेंटेन कर रहे हैं। लैंड हमने हमारे नाम पे ट्रांसफ़र कराई हैं, उनके प्लान्स बना रहे हैं। जो पुराने प्लान्स से जो पट्टे बन चुके हैं उनको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। कॉलोनी वाइज हमने लेआउट्स तैयार किए हैं, उन लेआउट्स पे पुराना क्या सेल हो चुका है, कौन से आज भी खाली हैं, मौके पे कौन बैठा है, कौन कब्जा कर रहा है, ये हम लोग सर्वे कार्य कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ हमको आवश्यकता हो रही है वहाँ वहाँ हम लोग प्राथमिकता से अभियान हटा रहे हैं। जैसे कल भी हमने, जैसे मंदाकिनी का रोड है, कुछ पीडब्ल्यूडी ने बना दिया है, कुछ हम उसको पूरे को बनाएंगे, तो वहाँ से भी हमने रोड वाइडनिंग के लिए कल अतिक्रमण में हटाए हैं। तो ये एक एज एंड व्हेन नेसेसरी एक्टिविटी है। अभी हम लोग इसे एक बड़े अभियान के रूप में ना चलाकर जितना जरूरत है उस सेक्शन को पहले हम लोग हटा रहे हैं, चीज़ें साफ कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने जो बाकी मूवमेंट चल रहे हैं उन पे ध्यान दे पाएँ। अभी हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो कचरा हमारा लगभग 250 टन पर डे आ चुका है, जो कि बिजोलिया की जो लोकेलिटी है, जो टाउनशिप है, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। हम लोग 250 नहीं, हम लोग लगभग 285 टन पर मंथ तक पहुंच चुके हैं इस कचरे को लेके। तो हम इस कचरे को, हमने कहाँ कहाँ किन किन स्रोतों से अनावश्यक कचरा बन रहा है उसको सीमित करना है। अदरवाइज यदि ये कचरे का खर्चा लगातार बढ़ता गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बिगोदिया में एक छोटे छोटे विकास कार्य कराना भी। तो हमें हमारी प्राथमिकताएं निश्चित करनी पड़ेंगी। हमारी पहली प्राथमिकताएं सफाई और लाइट रही हैं। तो सफाई में हमने काफ़ी हिस्सों को क्लीन किया और काफ़ी हिस्से अभी भी बिल्कुल कच्चे पड़े हुए हैं। तो हमें जो हिस्से बिल्कुल कच्चे पड़े हुए हैं उन हिस्सों को चिन्हित करना है, जो हमने कर लिया है, और उन हिस्सों में पहले ड्रेनेज डेवलपमेंट कराना है। और उसके लिए भी फंड उन हिस्सों में जो खाली पड़े प्लॉट हैं, जो बेसिकली कह रहे हैं कि हमारा 10 साल से कब्जा है, 20 साल से कब्जा है, तो वो कब्जा मान्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। कब्जे की डेफिनेशन से जो मैं पहले पॉडकास्ट में बहुत क्लियर कर चुका हूँ। उन्हीं जगहों से ऑक्शन करके उन्हीं कॉलोनीज को डेवलप करेंगे ताकि ये बारिश में जो पानी भरने से आमजन परेशान होता है वो ना हो। साथ में बिजोलिया में यदि 1 साल पहले की बात करूं तो लगभग 900 लाइट्स थी, और 900 में से लगभग 600 लाइट्स खराब थी। 600 650 लाइट्स खराब थी जब मैंने बिजोलिया ज्वाइन किया था। आज की डेट में हम लोग लगभग वही 950 लाइट पे हैं, जिनमें से लगभग 850 प्लस लाइट्स ऑन है। कोई भी लाइट खराब नहीं। अच्छी बात यह है कि अभी राज्य सरकार ने हमारा लगभग 2 करोड़ 80 लाख का लाइटिंग का टेंडर पास कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पे 7 हाई मास्ट, जो 7 मुख्य जगह हैं वहाँ लगा रहे हैं। अब 25 मिनी मास्ट लगा रहे हैं, और लगभग हम लोग 2000 से भी ज़्यादा लाइटें अभी बिजोलिया में लगाने वाले हैं। तो हमारे सफाई और लाइट मुख्य मुद्दे थे, हमने उन पे फोकस किया। और अभी लाइट का मुद्दा शायद 2 महीने में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वर्क ऑर्डर्स हम लोगों ने जारी कर दिए हैं। तो 2 महीने में, 2.5 महीने में सारी लाइट्स हैं लगभग ग्राउंड पे आ जाएंगी। अगला जो बड़ा मुद्दे अब हमारे पास रह गए हैं, एक तो सफाई में हमारे जो संसाधन हैं वो हमको अपग्रेड करने हैं। खर्चे हम तभी सीमित कर पाएंगे जब लोग बाग इसमें सहयोग करेंगे। लोग बाग जो एक कचरा, वो लोग एक कार्ट वाले को देके केवल एक कर्मचारी की सैलरी में जो काम चला सकते हैं, उसी कचरे को सड़क पे फैला के वो एक कर्मचारी के पूरे दिन का खर्चा बढ़ा रहे हैं। वो कर्मचारी तक ही सीमित नहीं है, बाद में वो ट्रांसपोर्ट को एडिशनल समय लगता है, क्योंकि भरने में फिर समय लगता है, खड़े रहना पड़ता है। हमें हमारे धन को सफाई में खर्च करना है या सड़क बनाने में, यही जनता से मेरा सवाल है। तो यदि किसी भी वजह से कचरा बढ़ रहा है, कचरा सड़क पे आ रहा है, तो आप सोचें इसमें किसका फायदा है, किसका नुकसान है। सर जैसे मैंने अभी आपसे सवाल किया था अतिक्रमण हटाओ अभियान। सर अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रदेशव्यापी अभियान एक बहुत बड़ा अभियान है, लेकिन उस अभियान की यहाँ पर कोई प्रभावी और बड़ी पहल नहीं देखने को मिल रही है।
आपने जब शुरुआत में अपना कार्यकाल संभाला था तो सबसे जो यहाँ का मुख्य मार्ग है और एक तंज मार्ग जो अतिक्रमण की चपेट में लंबे समय से गिरा हुआ है, उसको आपने वहां पे कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया, वहां से अतिक्रमणों को भी आपने हटाया और कहीं के सामान भी जब्त किए। और कुछ दिनों बाद जब वहां पर आप उनके बीच में कुछ सहमति बनी तो उनको, जो छोटे दुकानदार थे, उनको एक निर्धारित सीमा में रहने के लिए भी वहां पर कहा गया। लेकिन सर वो सीमा छूट कर वापस आगे बढ़ चुकी, अतिक्रमण फैल चुका है, मार्ग वापस लोगों के लिए परेशानी का कारण बन चुका है, अस्पताल का मार्ग वहां पर है। बिजोलिया क्षेत्र किसान आंदोलन के प्रेरणा रहे विजय सिंह पथिक का पार्क पूरा अतिक्रमण की चपेट में आया हुआ है। उस अतिक्रमण को लेकर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। दुकानदार है जो दुकानदार अपनी दुकानों से बाहर निकल कर आ गए हैं। मुख्य मार्ग पर इतना बड़ा अतिक्रमण जो तेई चौक से लेकर पंचायत चौक तक फैला हुआ है, उस अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं करना और इस सरकार के इस अतिक्रमण हटाओ अभियान जो अभी चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इस पर सवाल नहीं खड़े करता है। सर मैं बताऊं आपको, बाकी शहरों में तो पिछले 1 माह से आप ये अतिक्रमण अभियान देख रहे हैं, फरवरी 2026 से। मैं जब से आया हूं तभी से मैंने इस मुद्दे पे ध्यान दिया है। मैं कोई 1 महीने तक सीमित नहीं रहा। पिछले 1 साल में ऐसा कोई महीना नहीं निकला जब हमने अतिक्रमण हटाए नहीं हैं या बड़े अतिक्रमण तोड़े नहीं हैं। हमने तोड़ फोड़ की भी काफ़ी बड़ी बड़ी एक्टिविटियां यहाँ पे की हैं। छोटा शहर है। अभी जो मौका मौका जो आप जो तेजाजी चौक से और जो पंचायत चौक तक या सब्जी मंडी मोड़ तक जो आप ये अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, बेसिकली हमें इसके परमानेंट समाधान ढूंढने होंगे। परमानेंट समाधान ये है कि जो बस स्टैंड हमारा डेवलप होगा तो हमारी ये हम प्रस्ताव रखेंगे आगे कि यहाँ पे बसों का रुकना बंद हो। बस स्टैंड यहाँ पे लगभग 250 मीटर की दूरी पे बस स्टैंड है। यदि बसें यहाँ नहीं रुकती हैं तो अपने आप ही जो यहाँ लोग खड़े हुए हैं, यात्री जाने वाले, यात्री आने वाले, उतरने वाले, वो यहाँ ना उतरेंगे ना चढ़ेंगे, ना उतरेंगे ना चढ़ेंगे तो इंतजार भी नहीं करेंगे। यहाँ पे इंतजार नहीं करेंगे, बसें वहीं रुकेंगी, वहीं उतरेंगे चढ़ेंगे। तो टैक्सी स्टैंड अपने आप पीछे चला जाएगा। टैक्सी स्टैंड अपने आप पीछे चला जाएगा। जो यहाँ पे सिंघाड़े वाले, मूंगफली वाले, गुटके वाले और ये जो यहाँ तेजाई चौक पे जो एक जमावड़ा बना के रहते हैं, इनका अपने आप में ही अपनी जगहों पे शिफ्ट हो जाएंगे कि वहाँ सड़क पे खड़े रहने का कोई औचित्य बनेगा नहीं यदि बस आएगी जाएगी नहीं तो हमारा उद्देश्य, हमारा प्रस्ताव तो यही है कि बसों को बस स्टैंड पे ही रोका जाए, वहीं पे यात्रियों को चढ़ाया उतारा जाए। यहाँ अनावश्यक लोगों को खड़े करके जो ये समस्या और अतिक्रमण बनाए जा रहे हैं वो नहीं बनेंगे। दूसरा, अभी हमने रोड वाइडनिंग कराया है। रोड वाइडनिंग करा के पोल शिफ्टिंग हो रही है, तो जो ठेलों को जो एक आड़ मिल जाती थी बड़ी वाली, वो आड़ कहीं ना कहीं बहुत कम रह जाएगी। तीसरा, बीच में डिवाइडर बन जाएगा, क्योंकि अभी लाइट्स के सबसे पहले मैं तेजाजी चौक पे ही लाइट्स के पोल्स लगाना चालू करूंगा, क्योंकि डिवाइडर बनने के लिए मुख्य शर्त थी पहले हम पोल लगा लें। पता चला पहले डिवाइडर बना लें फिर तोड़ के पोल बनाए तो वो जस्टिफाइड नहीं था। पहले हम पोल बना रहे, फिर हम लोग तेजाई चौक तक इसको डिवाइडर बना रहे हैं। डिवाइडर बना रहे हैं तो वाहनों की आगमन से अपने आप ही रास्ते खाली हो जाने वाले हैं। जी। तो बजाय कि हम इसको डेली समझाएं, डेली अतिक्रमण हटाएं, हम एक सिस्टमेटिक अप्रोच पे वर्क कर रहे हैं कि लोगों को अपने आप ही फैलने का मौका भी मिलेगा और फैलने की मजबूरी भी होगी। तो अच्छा, बीच मार्ग में जो तेजाई चौक में बीच में कुछ पोल्स हैं, इनकी भी शिफ्टिंग हो रही है। लगे हाथ जो मेन बूंदी रोड से जो शिफ्टिंग हो रही है, मेन बाजार से भी कुछ पोल शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो पोल का आड़ा आड़ा लेके जो बोथ साइड नहीं चल रहा था, तो वो भी पोल शिफ्ट होते ही अपने आप रास्ता खुल जाएगा। तो बजाय कि हम लोग एक सिस्टमेटिक अप्रोच पे वर्क कर रहे हैं, बहुत जल्दी 10 दिन में 15 दिन में हमारा बस स्टैंड पूरी तरह फ्री हो जाएगा। विद इन मार्च पूरा बस स्टैंड फ्री हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ मार्च में बस स्टैंड फ्री होते ही जो मेन बाजार का जो 80% जो इंक्रोचमेंट है, ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा और फैल जाएगा। सर इंक्रोचमेंट को लेकर मेरे दो सवाल। पहला सवाल ये कि जब आप कह रहे हैं कि हम इनकी वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं, जो अतिक्रमण है उनको एक वैकल्पिक व्यवस्था करके दूसरी जगह शिफ्ट करने का एक प्रयास किया जा रहा है, तो सर जो ये फुटकर व्यापारी है और चल विक्रेता हैं, इनके लिए राज्य सरकार द्वारा हाट बाजार बनाए गए। हाट बाजार के लिए वहां पर पैसा भी आवंटित किया गया, हाट बाजार बनाए गए। बिजुलिया में भी एक हाट बाजार बना हुआ है जो बिल्कुल रोडवे बस स्टैंड के पीछे बना हुआ है। नगर पालिका द्वारा उसको वर्तमान में किराए पर दिया जा रहा है, वहां से रेवेन्यू जनरेट की जा रही है। लेकिन जो फुटकर व्यापारियों के लिए वहां पर पर्याप्त जगह है, तो वहां पर उनके लिए नई व्यवस्था नहीं कर उनके लिए कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करना, और जब उनके लिए स्थायी व्यवस्था के लिए पूर्व में
ग्राम पंचायत के समय में कोई योजना बना दी गई थी तो वहां पर इन योजनाओं को अमल में नहीं लाया जाकर उनकी एक वैकल्पिक व्यवस्था कर कर उन्हें इधर उधर करने का एक प्रयास किया जाना, एक कहाँ तक सही है सर? दूसरा सवाल, बिजोलिया क्षेत्र में जो अभी रोड बन रहा है, जो तेरई चौक से लेके आपके मेवाड़ा गेस्ट हाउस तक जो रोड बन रहा है, वो रोड पर अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि जो आप डिवाइडर बनाने का आने वाले समय में प्रयास करें, लेकिन जो पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं दोनों साइडों में, पार्किंग की व्यवस्था इन दिनों बहुत ही गलत हो रही है। दोनों जगह वाहनों का जमावड़ा रहता है दोनों साइडों में, जिससे भी कई लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है। अभी निर्माण कार्य भी चल रहा है, निर्माण कार्य के दौरान जब गाड़ियां लग जाती है एक साइड में तो लोगों को निकलने के लिए बहुत कम जगह मिलती है। तो सर इन लोगों को जो मकान मालिक हैं उन लोगों को किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करना, किसी तरीके की उनको कोई जानकारी नहीं देना, और जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनको पाबंद नहीं करना कि आप जैसे अभी कल ही एक सीएलजी की मीटिंग हुई थी। सीएलजी की मीटिंग में जब थाना अधिकारी की अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ये प्रस्ताव लिया गया था और निर्देश दिए गए थे कि वहां पर एक लाइनिंग का सिस्टम कर कर पार्किंग को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा। 3 दिन समझे, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो नगर पालिका इन दोनों चीजों को लेकर क्या प्रयास कर रही है सर? देखिए सर, जिस हाट बाजार की आप बात कर रहे हैं, ऐसा हाट बाजार रिकॉर्ड में है तो मुझे दिखाइए। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है तो दिखाइए। मैंने जब से आया हूँ, मैंने तो कोई हाट बाजार, कोई खाली जगह, कोई खाली प्लॉट हो तो प्लीज प्रोवाइड करें। सर एक इसमें सेकंड। मेरा एक सवाल, हाट बाजार का जो बिजोलिया रोडवेज बस स्टैंड है उसके पीछे एक अच्छी सी लंबी सी एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसपे टीन शेड लगे हुए हैं, बड़े वहां पे पिल्लर लगे हुए हैं, साथ में वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसका पूर्व जिला कलेक्टर, तत्कालीन जिला कलेक्टर ने उसका इनॉग्रेशन किया था जब सीईओ भी जो थे वो सब, वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है। तो क्या सर उसका क्या डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज जरूरी है, या वो जो एक भवन है जो भौतिक स्वरूप ले चुका है, फिजिकल जो वो वहां पे खड़ा है, तो वो उसका कोई अस्तित्व नहीं जिससे कपिल जी, नगर पालिका वहाँ एवेन्यू कोई जैसे हाट बाजार का अस्तित्व नहीं है तो मुझे जरूर दिखाएं। तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा जितना मेरे पर रिकॉर्ड ग्राम पंचायत ने उपलब्ध कराया है, कम से कम 7-8 साल से वहाँ 2 लोगों को टिन शेड लगा के या जो भी आधा अधूरा किराए पे दिया हुआ है। 7-8 साल का रिकॉर्ड तो मेरे पास है ही, जी। तो वो किराए पे दिया हुआ है। तो 7-8 साल से तो वहाँ मैंने कोई हाट बाजार मेरे रिकॉर्ड में तो अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास यदि कोई रिकॉर्ड है, कोई चीजें हैं, तो फिर कैसे ये ग्राम पंचायत ने हाट बाजार किन्हीं और लोगों को दे दिया, है ना? क्योंकि मेरे रिकॉर्ड में इस तरह के कोई दस्तावेज है नहीं। तो लोग बाग यहाँ हाट बाजार की बात जरूर, यहाँ क्या बिजोलिया में बातें ज्यादा हैं, कागज के एविडेंस, पेपर वर्क वो नहीं देखने को मिलता। लोग कुछ भी कैसे भी कह देते हैं, बाद में ये कह के बचने की कोशिश करते हैं नई पालिका बनी है तो हमारी जानकारी में नहीं था, अभी नए नए नियम हैं, हमें समझ नहीं आ रहे हैं, टाइम लगेगा। ये कह के इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, बहुत साफ साफ कानून में लिखा हुआ है। ये कह के वो लोग खुद अपने अज्ञानता बता रहे हैं या हमें मूर्ख बना रहे हैं, ये समझ के बाहर की बात है। एक सर, सेकंड, यहाँ कोई हाट बाजार रिकॉर्ड पे नहीं है। कभी मैंने हाट बाजार वहां लगते देखा हो, आपके पास अवेलेबल हो पिछले 5-7 साल का कोई वीडियो फोटो, तो जरूर अवेलेबल कराएं, जरूर कार्रवाई करेंगे। रही बात आपके, अब आज दूसरा मुद्दे पे आते हैं कि मेन जो बूंदी रोड, ये मेवाड़ा गेस्ट हाउस से लेके और ये जो विंध्यावली मंदिर तक के रोड पे जो है, जो पार्किंग वार्किंग का जो इशू है, कल सीएलजी बैठक में भी आया था। तो ये इशू है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं 15 दिन में, 20 दिन में बस स्टैंड चालू करेंगे। अपने आप ये समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। इसी दौरान यहाँ लाइट पोल्स और डिवाइडर भी बन जाएंगे। हमारी कोशिश है विद इन मार्च यहाँ डिवाइडर के साथ लाइनिंग भी बन जाए, जो सीएलजी बैठक में बात चल रही थी। कैटाई लगती हैं, आपने रेड लाइट देखी हो हाईवेज पे, तो कैटाई भी लगाएंगे, डिवाइडर पेंट भी करेंगे। तो इसको पूरा व्यवस्थित करने की कोशिश है, और कोशिश यही है कि विद इन मार्च हम इसको अचीव कर लें, बस स्टैंड भी बन जाए, शिफ्ट भी हो जाए, ये पार्किंग्स भी हट जाएं, डिवाइडर भी बन जाए, लाइट भी लग जाए। तो ये हमारा तेजा जी, ये मतलब आप समझें कि आप जिस अतिक्रमण को आप मुझसे पूछ रहे हैं, इस अतिक्रमण के लिए हमने नगर पालिका स्तर पे इसको व्यवस्थित सिस्टमेटिकली रिमूव करने के लिए कितना बजट अलॉट किया है और कितने एफर्ट इसमें कर रहे हैं, ताकि ये बहुत एमिकेबली किसी का रोजगार भी नहीं छिने और चीजें सिस्टमेटिक भी हो जाएं। क्योंकि अतिक्रमण क्या है, बेसिकली सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड हैं, कोई भी व्यक्ति मौका छोड़ के जाना नहीं चाहता। तो हमें उनको स्प्रेड देना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा, चीजों को धीरे धीरे फैलाना पड़ेगा। बिजोलिया
पहले एक ढपोले बाजार तक सीमित था। पिछले 15-20 सालों में मैं सोचता हूँ ये यहाँ पंचायत चौक से लेके और तेजाई चौक तक सीमित रह गया। पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, हम लोग लगातार ग्रो कर रहे हैं, तो हमें इन बाजारों को आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये नैरो स्ट्रीट्स को रिस्टोर किया जा सके। किसी को हटा देना, तोड़ देना एक टेम्पररी मैसेज हो सकता है कि देखो हमने तोड़ दिया, इस पे मत लगाओ, पर वो कोई ना परमानेंट प्रक्रिया है ना परमानेंट सॉल्यूशन है। हमें स्ट्रेटेजिकली सारा प्लान करके सभी चीज़ों को रिस्टोर करते हुए इसको हटाना होगा, और उसी प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मार्च में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और अप्रैल में हम शायद तेजाजी चौक पे खुली सांस ले पाएंगे। सर, हाट बाजार को लेकर मेरा वापस सवाल आपसे। आपने कहा कि अगर आपके पास कोई दस्तावेज हैं तो वो हमें प्रस्तुत करें, आपके पास कुछ हैं तो हमें बताएं तो हम उस पर कार्रवाई कर सकें। तो आपने बताया कि पिछले 6-7 साल का आपके पास रिकॉर्ड है, पंचायत द्वारा उसको किराए पे दिया हुआ है और 2 दुकानदारों को दिया हुआ है अस्थायी तौर पे, जैसा भी है। तो सर, जब उसको किराए पे दिया हुआ है तो वो नगर पालिका की संपत्ति है, पहला बात। और वहां पे दूसरा, एक सीला पट्टी का एक बोर्ड लगा हुआ है उस परिसर के बिल्कुल बाहर। उस परिसर के बाहर जो बोर्ड लगा है उस पर क्लियर क्लियर अंकित है कि हाट बाजार है, इसका शिलान्यास इस दिनांक को इन्होंने इन्होंने किया था। तो सर, और सवाल तो ये हुआ कि वहां पर पट्टिका लगी हुई, तो क्या वो पट्टिका जो लगी हुई है, जो बहुत लंबे समय पूर्व लगी हुई थी, तो क्या वो एक एविडेंस का सर पार्ट मेरी नहीं है? पट्टिका जानकारी में नहीं है, जी। ऐसी कोई भी पट्टिका। जी। और मैंने आज तक, मेरे को भी अब 1 साल हो गया है यहाँ पे, आज तक किसी भी तरफ से यदि इन छल विक्रेताओं का हक खोया है तो ना इनकी तरफ से कोई सूचना आई है, ना ही हमारे मीडिया ने कोई इस तरह का कोई अपडेट दिया कि इनको हटाओ, यहाँ ठेले वालों को, छल विक्रेताओं को लेके आओ। तो ना ही हमारे जनप्रतिनिधियों से मुझे इस तरह का कभी शोर दिखाई दिया कि इनको हटाओ और यहाँ ठेले वालों को लगाओ। तो मैं तो आज आया हूँ, पट्टिका भी देख लूंगा, पर हमारा आमजन, हमारा चल विक्रेता, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मीडिया कर्मी, ये कहाँ है? जी। सब कुछ सरकार ही आएगी, राज्य सरकार आएगी, नगर पालिका को ऑर्डर देगी और नगर पालिका जाएगी, ताम तुबड़े हटाएगी। जी। हम सब सिर्फ सोएंगे नगर पालिका ने उसको कम तोड़ा, उसको ज्यादा तोड़ा, या नगर पालिका हमारे रहते कैसे तोड़ रही है हमारे आदमी का, इसीलिए बैठे हुए हैं। जी। आप लोग जागरूक बनेंगे, जागेंगे। एक और मुद्दा देता हूँ इसी बात पे। बिजोलिया क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां भरमार हैं, सरकारी जमीनों पे अतिक्रमण में तो बसाई जा रही हैं, अतिक्रमण का भी मुद्दा है। जी। अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। जी। रामलाल की जमीन थी, रामलाल जी ने पंजाब तहसीलदार एसडीएम साहब से कन्वर्जन करा लिया, अब रामलाल जी ने उसमें 80% बेच दी। जी। ना वहाँ सड़क बनाई, ना वहाँ नाली बनाई, ना वहाँ खंबे लगाए, ना वहाँ पाइपलाइन आई, उनको मरने के लिए छोड़ दिया। जी। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जी। कहाँ 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 गए हमारे सारे पक्षकार? जी। तब भी तो यहाँ लोकल बॉडी थी। क्या जी। नगर पालिका आते ही सारी कॉलोनियां बसी अभी 1 साल के भीतर भीतर जी। ही? हैं यार, मैं रिकॉर्ड निकालूं कितने साल से वो यहाँ बसती जा रही हैं और आज भी बसती जा रही हैं। जी। तो ना तो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे समाज के, बिजोलिया क्षेत्र के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, आमजन, उस कॉलोनी में रहने वाले, मीडिया कर्मी, जनप्रतिनिधि, ये सारे स्टेक होल्डर, यहाँ तक कि प्रशासन, ये सारे स्टेक होल्डर्स कहाँ थे? जी। ये स्टेक होल्डर्स नहीं थे। और सब छोड़ो, सबके अपने अपने हित हैं। जी। वो जनता जो वहां पे अवैध प्लॉट खरीद रही है, उनको वो मेरे पास आ रही है कि हमारे यहाँ लाइट लगाओ, सड़क बनाओ। अरे भाई, खातेदारी जमीन है, तुम्हें खातेदार ने और बिल्डर ने मूर्ख बनाया, मूर्ख बना के पैसे लिए, जी। उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराओ। जी। नहीं 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 नहीं, खातेदार हमारा भाई है, बिल्डर हमारा दोस्त है, नगर पालिका कराएगी। हम बोर्ड बन जाएगा तब नगर पालिका से अवैध काम करवा लेंगे। हम खुद सोए हुए हैं, सोते हुए जो चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं ना, तो ऐसे सोते हुए लोगों को जगाना संभव नहीं है। हम यथासंभव, हम अपना जितना योगदान है कर रहे हैं। अभी तो ये पालिका चालू हुई है सर, और अभी इस पालिका में काफी लोग आने हैं, काफी बोर्ड बनना है, काफी संसाधन आने हैं, काफी कार्मिक आने हैं, और बहुत काम होगा। मैं इस साल में नगर पालिका ने काफी कमियों को पूरा करने की कोशिश की, और मैं ये सोचता हूँ आमजन को अपना तरीका, अपनी मांग, सचेतना सब बदलना पड़ेगा।
यदि कोई आमजन ये कह रहा है कि मेरे घर के बाहर 6 महीने से लाइट बंद है, और मैं उससे पूछता हूँ भैया पहले की कंप्लेंट कोई व्हाट्सएप, कोई एसएमएस, कोई नगर पालिका में दे के आए हो? नहीं, वो तो मुझे अब भी पता लगा। आप 6 महीने से सोए हुए थे सर, लाइट 6 महीने से बंद नहीं है। या फिर आप झूठ बोल रहे हो, कल लाइट बंद हुई है और आज आपने कॉल कर दिया है। तो यदि 6 महीने से लाइट बंद है, तो वो किसकी जागरूकता की कमी है? जी यदि आपकी कॉलोनी में बिल्डर ने सड़क नाली बना के, खंबे लगा के, पीएचडी की लाइन लगा के नहीं दिए, तो ये किसकी जागरूकता की कमी है? यदि आपकी सड़क पे कचरा सड़कों पे आ रहा है और उसके लिए सफाई कर्मचारी को आना पड़ रहा है सफाई करने के लिए, तो ये किसकी जागरूकता की कमी है? यदि आप प्लास्टिक की थैली में अपनी शेविंग की ब्लेड बांध के सड़क पे फेंक रहे हैं और गाय उसको खा रही है, तो ये किसकी जागरूकता की कमी है? हमको अपने कृत्यों को, कर्मों को आत्म मंथन करने की आवश्यकता है, बजाय कि एक बलि का बकरा मिल जाए और उसके माथे सब कुछ मड़ दिया जाए। कोई भी इल्जाम कोई भी पक्षकार लगाए बहुत अच्छा है, ताकि दूसरे बंदे को पता चले उसकी गलती कहाँ है। लेकिन यदि आप आत्म मंथन करके वो इल्जाम लगाएंगे, तो मुझे लगता है वो इल्जाम काफी तथ्यपरक होगा और उसका आउटकम बहुत अच्छा आएगा। तो आप जागो तो जग जागेगा, आप सोए रहो तो जी नगर पालिका कब तक आपको जगाएगी सर? सर, मेरा वापस वही सवाल, जैसे मैं अभी आपने जवाब बताया दूंगा, सर। आप यार, नहीं, मेरा दूसरा आप सवाल, यार, आप हाट बिल्कुल हाट छोड़ हाट दो, बाजार को लेके जैसे आपने आप बताया, बिल्कुल छोड़ दो इस वैसे ही मुद्दे को। नहीं, आप वैसे ही सर, एक बिजुलिया का सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा, नेक्स्ट दूसरा मुद्दा ये सर, दूसरा हाट इशू। बाजार नहीं सर, हाँ हाँ, नेक्स्ट दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि दूसरा क्वेश्चन है कि जब हाट बाजार के लिए एविडेंस मांगे जा रहे हैं, उसी तरीके से बिजोलिया का राजीव गांधी सेवा केंद्र इन दिनों कचरा पात्र बना हुआ है, वहां पे कचरा एकत्रित हो रहा है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि पिछले कुछ साल 2 साल वहां पे कचरा पड़ा रहे और आने वाला अधिकारी वहां के लिए भी एक एविडेंस मांगे कि बताओ कि राजीव गांधी सेवा केंद्र था या नहीं, जो यहाँ पर ये डंपिंग यार्ड बन गया। आपको क्या, जब स्टैक होल्डर्स का मुद्दा उठाया ना, तो बात दिल पे लग गई। नहीं, तो बिल्कुल। मैं बताता हूँ सर, हमने जो आपका 40 साल से पुराना जो डंपिंग यार्ड था, जी जहां आपने पूरे कॉलेज के पीछे, कॉलेज के बगल में जो कचरे के ढेर बना रखे थे, वो ढेर हम साफ कर रहे हैं। पूरे 40-50 साल का पूरा कचरा साफ कर रहे हैं। हम्म वो न सिर्फ जमीन साफ कर रहे हैं, बल्कि उसमें से रिसाइक्लेबल निकाले हैं। रिसाइक्लेबल जब वहां छोड़े तो वहां चोरी होने लग गए। हमारे पास कोई और बाउंड्री वॉल लगी हुई जगह नहीं थी जहां हम उसको स्टोर कर पाते। अभी राज्य सरकार ने हमारा 1.8 करोड़ का एमआरएफ प्लांट स्वीकृत कर दिया है बिजोलिया के लिए। हम, और अभी हमारे पास मार्च में या मिड अप्रैल तक 2 मशीनें भी आ जाएंगी, और हमारी रिसाइकलर से भी बात चल रही है। तो विद इन ए मंथ हम ये जो कचरा 30-40 साल से करोड़ों की जमीन को बर्बाद कर रहा था, वो कचरा हम लोग रिसाइकल कर देंगे और इससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ये 1 महीने में न सिर्फ ये जगह खाली हो जाएगी, बल्कि वो जो डंपिंग यार्ड लगभग आप लोगों ने 15 हेक्टेयर में फैलाया हुआ था, ये हार्डली 1 बीघा जमीन है, हमने 15 हेक्टेयर जमीन खाली कर दी, साफ कर दी। 15 हेक्टेयर में से लगभग आधी जमीन खाली कर दी, और आधी जमीन भी हम लोग विद इन ए मंथ वो भी खाली हो जाएगा, विद इन ए मंथ ये भी खाली हो जाएगा। यस, थोड़ा सा अव्यवस्थित रहा, कोई ऑल्टरनेट नहीं था। रही बात, अभी वहाँ पब्लिक की आवाजावी नहीं है। इंसिडेंटली वहाँ अभी ऐसा कोई भी पब्लिक ऑफिस वर्किंग नहीं है जिसमें कि जनता को कोई असुविधा हो रही हो। साथ में वो कचरा पूर्णतः सूखा हुआ है, रिसाइक्लेबल है, वहाँ कोई वेट वेस्ट नहीं है। वेट वेस्ट नहीं है तो वहाँ कोई मक्खियाँ उस संदर्भ में नहीं आ रही हैं, कोई बदबू नहीं आ रही है, कोई बीमारी नहीं फैल रही है। विद इन ए मंथ डंपिंग यार्ड भी साफ होगा और ये कचरा भी साफ साफ हो जाएगा। और रही उस जमीन की, वो जमीन प्रॉपर रिकॉर्ड पे है कि वो किस नाम से है, नगर पालिका के नाम बोल रही है और सेवा केंद्र के नाम से बोल रही है, इसलिए वो एविडेंट है, वो रिकॉर्ड पे है। सर जी, सफाई को लेकर आपने प्राथमिकता तौर पर उस काम को लिया हुआ है, प्राथमिक तौर पर आप काम कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि जो राजीव गांधी सेवा केंद्र में एक व्यवस्था की रहेगी, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उसको यूज किया जा रहा है। आने वाले समय में वो भी व्यवस्था सुधर जाएगी। लेकिन सर, एक सफाई को लेकर एक बड़ा सवाल, सफाई को लेकर बड़ा सवाल ये कि जब
कचरा संग्रहण को लेकर व्यवस्थाएं कर दी गई। ट्रॉलियां और जो कचरा गाड़ियां हैं वो सभी वार्डों में जा रही हैं। वहां से जो भी मकान मालिक है और जो निवासी हैं वो अपना अपना कचरा उसमें डाल रहे हैं। लेकिन सर अब एक बड़ी समस्या दूसरी निकल कर आने लगी है कि जब कचरा तो एकत्रित किया जा रहा है, पूर्व में सफाई कर्मचारियों की भी छटनी कर दी गई थी, सफाई कर्मचारी में भी उस छटनी करने के बाद कम कर दिए गए। तो अब समस्या ये निकल के आने लगी कि जो ये नालियां हैं और जो नाले हैं उनकी सफाई प्रॉपर नहीं हो पा रही। कई बार ये देखने को मिलता है कि जो आसपास के मकान मालिक होते हैं वो अपने आसपास सफाई रखने के लिए वही नालियों को निकालते निकालते दिखते हैं। तो सर नालियों की सफाई को लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है? और लोगों का ये भी कहना है कि जब हमारे वार्ड में या कहीं पर जो सफाई और ये अव्यवस्थाओं का आलम रहता है उसको लेकर जब तक फोटो नहीं डाला जाता, इमेज क्लिक करके नगर पालिका तक नहीं पहुंचाया जाता, तब तक वहां पर कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो सर ये किस तरीके की व्यवस्था है सर? सर ये बेसिकली अपना कचरा अपने जिम्मेदारी की व्यवस्था है। आपके यहाँ कचरा कलेक्शन हो गया, या तो हम ये बोलें कि कचरा कलेक्शन नहीं हुआ साहब, ना तो कर्मचारी आया ना गाड़ी आई, इसलिए हमने कचरा उठा के नाली में फेंक दिया। जी। यदि कचरा कलेक्शन हो गया फिर नाली में कचरा कहाँ से आया, तो हम ऐसी स्थिति में उससे पूछते हैं कंप्लेनेंट से, तो उसको लगता है कि हम उसके मान मर्दन कर रहे हैं। तो भाई कहते हैं भाई आप कचरे का फोटो भेजें जिससे कि हम पता लगा सकें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है और हमारी नॉर्म्स में, स्वच्छ भारत मिशन की नॉर्म्स में यही है, कचरा साफ कर देना बड़ी बात नहीं है, कचरा वहां क्यों आया, ये बड़ी बात कैसे आया, है। उस कॉज को आपको खत्म करना होगा। क्योंकि एक बार सफाई से काम नहीं चलेगा, पर एक बार यदि सिस्टम बना दिया कि वहां कचरा नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पे लगभग 11 गार्बेज पॉइंट थे, चाहे आप पुलिस थाने के बाहर बोलो, चाहे आप जागेश्वर मंदिर महादेव के पहले बोलो, यहाँ पे चाहे आप नटराज हॉस्पिटल के पीछे बोलो, ऐसे लगभग 11 कचरा पॉइंट थे। तो हमने उन कचरा पॉइंटों को चिन्हित किया, वहां कौन कौन व्यक्ति कचरा डाल रहा है और क्यों डाल रहा है ये चिन्हित किया, उन सब चीजों को सॉल्व किया कि भाई आप कचरा डाल रहे हो कि आपके यहाँ कलेक्शन, कोई कचरा कलेक्शन नहीं कर रहा तो कहीं तो डंप करेंगे ना आप। जी। तो हमने वहां प्राथमिकताओं से वहां कचरा कलेक्शन चालू किया, स्ट्रीट क्लीनिंग चालू की, पुराने जो सीटीयू थे, पुराने जो कचरे के ढेर थे प्लॉटों में, वो भी हमने क्रम से सफाई की और सफाई कर रहे हैं अभी भी। तो हम फोटो वीडियो इसलिए और मंगाते हैं कि आप भेजें कि आप कितने कचरे के लिए, यकीन माने काफी फोटो वीडियो में केवल एक लेज की थैली पड़ी होती है और उसको कचरा कह के आदमी हमको फोन करता है। जी। तो बेसिकली हमने, या तो कचरा कलेक्शन चालू नहीं हुआ, और यदि उन गलियों में कचरा कलेक्शन है और फिर भी नालियों में प्लास्टिक है, छिलके हैं, कचरा है, तो ये तो चिन्हित करना पड़ेगा कि कौन घर वाला, कौन व्यक्ति उस कचरे को वहां डाल रहा है। क्योंकि कचरा कलेक्शन जब हो गया तो आपने वहां क्यों डाला, तो हम डेफिनेटली उन लोगों को चिन्हित करते हैं और समझाइश करते हैं। तो फोटो वीडियो एक प्रोसेस है जिससे हमें पता लगे कि वो कचरा किसने डाला, ताकि वो समस्या दोबारा उत्पन्न नहीं हो। तो दिस इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। हाँ, जैसे ही हमें कोई फोटोग्राफिक वीडियोग्राफिक एविडेंस मिलता है, ना सिर्फ हम उसको कॉज को पहचानते हैं बल्कि उसको सफाई भी तुरंत करवाते हैं, उसमें कोई डिले नहीं होता है। सर इस सफाई को लेकर ही पुनः वापस चर्चा चर्चा का एक नया बिंदु, जो सफाई कर्मचारी जो सफाई कर रहे हैं सर, अन्य नगर पालिकाओं और नगर निगम में एक ऐसी व्यवस्था है कि जब सफाई होती है तो आबादी क्षेत्र में जो सफाई व्यवस्था है वो मॉर्निंग में कराई जाती है। आबादी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था मॉर्निंग में कराई जाती है। और जो मुख्य चौराहों, मुख्य मार्गों पर जो सफाई व्यवस्था होती है, जिनमें व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहते हैं, वो जब व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हो जाते हैं उसके बाद कराई जाती है। ये सभी जगह नगर पालिका और नगर निगमों में व्यवस्था की गई। लेकिन बिजोलिया में ये व्यवस्था बहुत उल्टी है। जब सफाई व्यवस्था की मांग की जाती है तब सफाई की जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, ये जहां सफाई की जा रही है वहां पर जब व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले रहते हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान दिन में खुले रहते हैं, तो दिन में वहां पे सफाई करके धूल उड़ाई जाती है। और साथ ही जब वहां पर उनके कचरा जो है, उनके गंदगी आती है, कहीं लोगों की ये भी शिकायत है कि जो कचरा उड़ता है, जो मिट्टी उड़ती है, धूल मिट्टी उड़ रही है, उससे कहीं हेल्थ संबंधी समस्याएं भी सामने आ रही। तो सर इस व्यवस्थाओं को जो अपने लागू किया गया है, तो सर ये व्यवस्थाएं कितनी सही है, कितनी गलत सर है? आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपका क्वेश्चन वेग है। सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में जो भी हम मान के चलें, पंचायत चौक से तेजाई चौक, विंध्यवासिनी मंदिर से बस स्टैंड, बस स्टैंड से पुलिस थाना, पुलिस थाने से वापस जो नगर पालिकाओं की तरफ जो गलियां आ रही हैं,
ये मोटा मोटा आपका कमर्शियल स्तर है, डेंसली पॉपुलेटेड कमर्शियल एरिया है। इस कमर्शियल एरिया की रात्रि सफाई होती है लगभग, अभी विंटर्स थी तो 11:30 बजे तक हम सफाई कर रहे थे, समर्स में 12:30 बजे तक सफाई कर रहे थे, 8:30 से 12:30 कर रहे थे, विंटर्स में भी 7:30 से 11:30 कर रहे थे। तो दिन में हम लोग कमर्शियल एरियाज की सफाई नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक हाउस होल्ड एरियाज की बात है तो वहाँ सुबह सुबह हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं। तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आप किस एरिया की किस इंसिडेंट की बात करें। व्यवस्था यही है, इसके अलावा कहीं कोई यदि व्यवस्था के विपरीत कुछ है आप संज्ञान में लावे, उस पर डेफिनेटली कार्रवाई नहीं नहीं करेंगे। सर, देखने को मिला है, मैं पूरा स्पेसिफिक स्पेसिफिक आपसे बात कर रहा हूँ और विथ मेरी जानकारी से और मेरी आंखों से देखा हुआ बता रहा हूँ मैं आपको। मुंदी रोड से लेकर तेई चौक तक की जो सफाई का मामला है, जो आप 8 बजे तक बता रहे, 8 बजे तक बिजुलिया के कहीं व्यावसायिक प्रतिष्ठान उस रोड पर जो मुख्य मार्ग है उस पर खुले रहते हैं। साथ में इस रोड पर भी खुले, 9 बजे तक बिजुलिया में मैक्सिमम दुकानें बंद होने का एक टाइम होता है। लेकिन इस पीरियड में जब दुकानों पे धूल उड़ाया जाता है तो मैं वो वाली बात कर रहा हूँ आपसे, उस जब पीरियड में 7 o'clock से वहां पे सफाई स्टार्ट हो जाती है और जब वहां पे धूल उड़ता है, जो अभी नया नया रोड भी बना है, तो उस वजह से कहीं दुकानदारों को परेशानी हो रही है और ये एक चर्चा सामने है, अभी इसीलिए आपके जैसे सामने। समर्स आ गए हैं तो हम इस समय, पहले हमने 8:30 किया था, अब हम इसको 9 to 1 करेंगे। और पहले हम लोग पंचायत चौक से रिजाई चौक की तरफ जाते थे तो ये समस्याएं थी उस समय में, लेकिन अभी ये समस्याएं नहीं है। अभी हम लोग रिवर्स चालू करते हैं, पुलिस थाने, बस स्टैंड, इन लो एरिया से रिवर्स चालू करते हैं। तो जब तक आदमी पंचायत चौक पहुंचता है तब तक 11 बज जाते हैं। तो 11, 11:30, 12 ये स्थान नहीं खुले होते हैं मेन बाजार में। हाँ, कोई ठेले वाला खड़ा है तो वो कुछ एक आध दो प्रतिष्ठान हो सकते हैं जो खुले हो सकते हैं, पर उसके लिए और ज़्यादा डिले नहीं हो सकता। हम लोग 9 to 1 कर रहे हैं, अभी 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 हम लोग लगभग 8 to 12 कर रहे हैं, हम लोग इसको आगे 9 to 1 करेंगे और कोशिश करेंगे उनको इनकन्वीनियंस नहीं हो। लेकिन ये कमर्शियल एरियाज में हम लोग नाइट स्वीपिंग ही कर रहे हैं। जी सर, धूल को लेकर और इस समस्या को लेकर एक बड़ी बात, बिजोलिया क्षेत्र के जो पथिक क्लब है, पथिक क्लब से रोडवेज बस स्टैंड का बैक साइड एरिया जिसमें पुलिस थाना भी नजदीक पड़ता है, वहां पर तेजाजी का एक मेला लगता है। उस मेले को लेकर जब पूर्व अभी कुछ दिनों पूर्व मेला लगा था, उसमें नगर पालिका द्वारा वहां पर चूरी डाली गई थी। सूखी चूरी डाले जाने से वहां पर अब ये व्यवस्था, इस आलम ये हो गया है, जब वाहन वहां से निकलते हैं तो धूल के गुब्बार उड़ते हैं, जिससे भी वहां के दुकानदार भी परेशान है। साथ में पुलिस थाना है, पुलिस थाने के अंदर भी उस गुब्बार का प्रभाव पड़ रहा है। तो वो जो एक धूल का गुब्बार है उसको लेकर सर वापस नई व्यवस्था निकलेगी, उस चूरी को डालकर वहीं छोड़ दिया गया है, जिससे अब वहां पर सीमेंट के गुब्बार उड़ रहे हैं सर। देखिए, वो मेले में बारिश में और कोई ऑल्टरनेट अवेलेबल नहीं था उस समय। अभी माननीय विधायक महोदय से भी इस संदर्भ में चर्चा हुई और उन्होंने भी यही निर्देश दिए, तो ये सड़क हम पूरी नई बना रहे हैं। जो भी ये एरिया है बस स्टैंड के पीछे वाला एरिया हो गया मोटा मोटा, तो इस एरिया को हम लोग नया बना रहे हैं ताकि ये लोग धूल उड़ना या कोई कंक्रीट फैलना, ये समस्या बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। सर अब ये दूसरे सवाल, अब ये किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आने वाले सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन दिनों बिजुलिया क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्टिव है। एक्टिव कारण नगर निकाय के चुनाव नजदीक है और नगर निकाय के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो कहीं लोग एक्टिव होकर अपना प्रेजेंस जनता के बीच में रख रहे हैं। तो कई सवाल उनके द्वारा भी उठाए जा रहे हैं बार बार। एक तो सर कमीशन खोरी का मामला भी सामने आ रहा है, जो रोड बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, उनमें गुणवत्ता पूर्वक कार्य नहीं किया जा रहा है। एक सवाल तो उनका ये है, मैं आपसे कंटिन्यूसली सवाल कर रहा हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। एक गुणवत्ता को लेकर सवाल आ रहा है कि जो सड़क निर्माण अभी बिजुलिया में और निर्माण कार्य जो चल रहे हैं वो गुणवत्ता पूर्वक नहीं चल रहे हैं। दूसरा, नगर पालिका द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं, जैसे परकोटे पर जो कार्य किया गया, साथ ही जो अभी मंदाकिनी मार्ग पर जो साइडों को भरवाने का काम किया गया है, वहां पे जो भी मलबा डलवाया गया जो भी है, और साथ में जो अभी मालीपुरा जो केसरगंज कट है वहां पे जो काम चल रहा है, तो ये सब कार्य अन्य विभाग के होने के बावजूद भी नगर पालिका वहां पर कार्य कर रही है और वहां पर पैसा खर्च कर रही है। तो किस मत से पैसा खर्च कर रही है? एक तो ये आरोप है, एक कमीशन खोरी को लेकर आरोप है कि गुणवत्तापूर्वक काम नहीं किया जा रहा है, कमीशन को लेकर किया जा रहा है। और एक सबसे बड़ा एक ये मामला भी निकल कर आ रहा है कि जो क्षेत्रीय नगर पालिका के तत्कालीन जनप्रतिनिधि थे नगर पालिका के, उनके प्रतिष्ठान के बाहर घटिया निर्माण हो गया और उसको उसकी उनकी जानकारी नहीं मिली, और उसके बाद में अभी उसको लेकर वहां पर तोड़फोड़ हुई है। निर्माण कार्य जो भी कुछ समय पूर्व भी हुआ था उसको तोड़कर वापस वहां पुनः नया निर्माण कराने के प्रयास जारी है। साथ ही वहां पर कहीं जगह पे जिस तरीके की जाली लगाई जा रही है, लोहे की जाली नालों पे लगाई जा रही है, वो भी प्रॉपर नहीं है, वो भी नीचे बैठने लगी है। सर ये इन चीजों को लेकर बताएं सर। सभी कार्य पूर्णतः गुणवत्ता से हैं, ये कह देने से काम नहीं चलेगा। हर चीज़ एविडेंट है, डॉक्यूमेंट पे है।
और जिससे कि आप प्रश्न वो मिस कर गए। कुछ लोग कहते हैं जब ये काम खराब हो रहा था, तुड़वा के करा रही है नगर पालिका, तो उस समय नगर पालिका कहाँ गई थी? ठेकेदार का काम है, कॉन्ट्रैक्टर का काम है कि वो एज पर नॉर्म्स जो उसके बिड है, डॉक्यूमेंट है, उसके मुताबिक काम करेगा। हम लोग रैंडम टेस्टिंग करते हैं। रैंडम टेस्टिंग में यदि कोई चीज़ फेल होती है, गलत होती है, तो वो उसको कम से कम 2 से 3 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी हर काम पे है। एवरी वर्क इज कवर्ड 2 to 3 years। जब तक हम उसको खुद नहीं तोड़ेंगे तब तक वो 2 से 3 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी में आता है। तो यदि किसी ठेकेदार ने, संवेदक ने यदि कोई काम गलत किया है, जैसे कल भी बस स्टैंड पे कुछ चीज़ें गलत हो रही थी, तो मैंने चेंज कराया कि नहीं आप इसको ऐसे मत करो, ऐसे करो, तो वो टूटेगा वापस उसका। जी उसने लगभग 1 क्यूबिक मीटर की दीवार बनाई तो वो जी। टूटेगा, दैट्स हिज लॉस, क्योंकि हम्म। उसने नहीं प्लानिंग से बनाई, गलत बनाई। तो यदि ठेकेदार कोई काम गलत कर रहा है, चाहे उसने वो एक समझ में बदलाव की वजह से गलत किया हो या परिस्थितियों की वजह से गलत किया हो, जैसे आपने जो एग्जाम्पल दिया वो भौरा जी की बगीचे के सामने वाला रोड का आप कह रहे हैं, वो हॉस्पिटल रोड है, वहाँ पे जो पॉइंट है, वो उस पॉइंट पे 3 बार हम लोग पीएचडी से पाइप रिपेयर करा चुके हैं। पहली बार रिपेयर कराया, पहली बार उसको जब डिगिंग किया बनाने के लिए तो वो खुल गया जॉइंट, रिपेयर कराया, हमने सड़क बनवा दी, पर वो लीक जारी रहा, वो सड़क फेल हो गई। हमने दोबारा वो लीक सही कराया, दोबारा सड़क बनाई, पर वो फिर भी लीक रह गया। लीक पहले से बहुत कमजोर था, बट अभी भी वो सड़क लगातार बैठती जा रही थी। इसलिए उस ठेकेदार को नोटिस दिया। ठेकेदार ने जवाब भी दिया कि ये पीएचडी का वही पॉइंट है जहाँ की पानी लगातार निकल रहा है, इस वजह से सड़क फेल हो रही है। स्टिल उसे ठेकेदार के व्यय पे दोबारा डिग कराया। अभी पीएचडी जब रिपेयर करके पूरा फ्री कर देगी, अभी हम थोड़ा वेट करेंगे, वो पूरा सूख जाएगा, हम लोग जब कंफर्म हो जाएंगे तब उसे दोबारा बनाएंगे। क्योंकि डेफिनेटली दोबारा बनाना ठेकेदार के ऊपर एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी है, उसको एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा मेहनत लगानी पड़ती है, पर ये ठेकेदार की ही जिम्मेदारी है कि वो गुणवत्तापूर्ण काम करे। हमें क्वालिटी टेस्ट करने हैं, चेक करने हैं, जो हम रूटीन में पूरा कर रहे हैं। और जो तकनीकी उच्चाधिकारी हैं वो भी समय समय पे आके विजिट करके सारी टेस्टिंग कर रहे हैं, सारी जांच कर रहे हैं। इसके अलावा भी ये सभी काम न्यूनतम, अलग अलग काम 2 से 3 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी में है। हम्म। मतलब यदि बारिश में सड़क खराब हो जाती है या कोई और समस्या आती है, तो ठेकेदार इसको अपनी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में वापस से रिपेयर करके देगा। तो यदि गुणवत्ता खराब निकली भी तो ये ठेकेदार के पार्ट पे समस्याएं क्रिएट करेगी। न सिर्फ वो दोबारा रिपेयर करेगा, उसकी एसडी अमाउंट जब्त हो सकती है, उसको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। हमने सख्ती से एक ही सड़क को यदि तोड़वा के 3 बार बनाया है तो ये डेफिनेटली क्वालिटी के प्रति हमारे कमिटमेंट को दिखाता है कि एक ठेकेदार से एक सड़क को यदि तुड़वा के 3 बार बनवा रहे हैं तो वो तो क्लियर है कि हम लोग क्वालिटी के लिए कमिटेड कम। हैं। और ठेकेदार भी कहीं ना कहीं ये क्लियर होगा, यदि नहीं भी होगा, कि उसको दोबारा बनानी पड़ेगी, तो वो भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करने की मुझे नहीं लगता मानसिक क्षमता में है, क्योंकि बनानी पड़ रही है दोबारा तो भविष्य में भी छोड़ेंगे नहीं, दोबारा बनानी पड़ेगी। जी सर, ये तो आपने बताया। जैसे अभी मैंने आपको बताया परकोटे परकोटे का परकोटे पे जो निर्माण कार्य हो रहा है, परकोटे पे निर्माण कार्य हो रहा है, साथ ही अभी मंदाकिनी मार्ग पर जो पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण किया गया, वहां पर जो दोनों साइड का खराब थी उनको भी एक आयोजन को लेकर, महाशिवरात्रि के आयोजन को लेकर उस टाइम पे करवाया गया। और साथ ही अभी वो जो एक मालीपुरा का केसरगंज वाला जो रोड है उसका निर्माण कार्य चल रहा है, तो वहां पर भी नगर पालिका का इंटरफेयर देखा जा रहा है। तो कहीं जगह पर नगर पालिका की मद से पैसा भी खर्च किया जा रहा है। तो सर ये किस मद से खर्च किया? लोगों का सवाल ये जो सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा है, बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि जब ये नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो उन पर ऐसा क्यों किया जा रहा है? सर इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको बताऊं सर, नगर पालिका सीमा नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में है। यहाँ कोई भी संस्था काम करती है वो नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र के अंदर नगर पालिका की सहमति से और नगर पालिका के सहयोग से ही काम करती है। मैं याद दिलाना चाहूँगा, मंदाकिनी रोड बना पीडब्ल्यूडी रही है, फंड एलएसजी का है, एलएसजी मतलब लोकल सेल्फ हम्म। गवर्नमेंट, हम्म। हमारे विभाग का ही है, बना पीडब्ल्यूडी रही है।
और इसको जब वाइडनिंग की बात आई थी तो नगर पालिका ने ही आगे आके सारे इंक्रोचमेंट्स रिमूव किए थे। तो नगर पालिका क्षेत्र में संस्थान कोई भी हो सकता है, वो नगर पालिका की सहमति और सहयोग से ही काम कर रहा है। तो नगर पालिका का हर कार्य में जो नगरीय क्षेत्र में हो रहा है उसमें हित निहित है, चाहे वो पानी की लाइन डाली जा रही हो, चाहे सड़क बनाई जा रही हो, चाहे कोई हाईवे बनाया जा रहा हो, या कोई पानी की टंकी बनाई जा रही हो, चाहे कोई डीपी नई लगाई जा रही है, इन सभी में नगर पालिका और नगर पालिका वासियों का हित निहित है। तो हम लोग हर जगह इन्वॉल्व हैं। सर एक सवाल और, पट्टा वितरण को लेकर ये सवाल है कि पट्टा वितरण को लेकर पूर्व में एक अभियान चला, राज्य सरकार द्वारा अभियान चलाया गया, राज्य सरकार द्वारा ये मंशा रखी गई कि अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाए। तो उसमें आपके द्वारा भी कहीं जागरूकता अभियान चलाए गए, कहीं लोगों को एक्टिव किया गया, और जो बिजुलिया क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत के समय के पट्टे थे उनको नगर पालिका में कन्वर्ट करने के भी प्रयास किए गए, और एक लंबे प्रयास के जहत जो लोग थे, जनता आपसे जुड़ी और उस अभियान का एक हिस्सा बनी। तो वो पट्टा वितरण को लेकर सर अभी प्रेजेंट में क्या स्थिति, जनता जानना चाहती है कि उसकी स्थिति क्या, पट्टा वितरण कब तक होगा और लोगों को पट्टा कब तक मिलेगा? सर हम मार्च माह में पक्के तौर पे बड़ा जितनी भी फाइल्स हमारे पास हैं उनको डिस्पोज कर देंगे। समय लगने के कारण काफ़ी थे, नवगठित निकाय होने से हमारे सभी काम पट्टे ऑनलाइन बनते हैं, कोई पट्टा ऑफलाइन साइन नहीं होता, ऑफलाइन बनता नहीं है, कोई फाइल ऑफलाइन मूवमेंट नहीं होती, कोई रिपोर्टिंग्स ऑफलाइन नहीं होती, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होता है, मतलब ऑनलाइन होता है। फिर न सिर्फ आईडी बनने में समय लगा नगर पालिका की, अपितु लैंड ट्रांसफर जो ग्राम पंचायत के नाम पे या राज्य सरकार के नाम पे बोल रही थी, उसको भी हमारे नाम पे ट्रांसफर होने में समय लगा, और अभी भी काफ़ी सारी लैंड अंडर ट्रांसफर प्रोसेस है। तो जो लैंड हमारे नाम पे अभी कुछ दिनों या महीनों पहले ट्रांसफर हुई है, उन लैंड से संबंधित समस्त फाइलों को हम लोग मार्च में डिस्पोज कर देंगे। तो मार्च में पक्के तौर पे आमजन के हाथ में नगर पालिका के पट्टे होंगे। सर सिंगल यूज प्लास्टिक अतिक्रमण हटाओ अभियान एवं समस्या समाधान को लेकर आप अंत में जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक संक्षिप्त में जनता से क्या जो संदेश आप उनके तक पहुंचाना चाहते हैं वो बताएं सर। सर नगरीय निकाय आपके विकास में योगदान सहयोग देने के लिए है। जब तक आप जागेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा कि हमारे यहाँ यदि एक बेसहारा गौवंश छोड़ा जा रहा है, तो वो जो छोड़ रहा है हम उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएं। हमारे यहाँ यदि कोई सड़क पे कचरा फैल रहा है, हम उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएं। हमारे यहाँ कोई बगल में इंक्रोचमेंट कर रहा है, कोई नाली ऊंची बना रहा है, कोई सड़क तोड़ रहा है, तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमारे बगल में कोई सरकारी भूखंड को अवैध कब्जा कर रहा है, कोई बेच के जा रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। ये सब काम यदि जनता खुद कर रही है तो फिर डेफिनेटली विकास को पूछना, विकास को फॉलो करना संभव नहीं होगा। आपके जागने से जग जागेगा। आपको लगता है कि सड़क पे कचरा फेंक देने से क्या हुआ? सड़क पे कचरा फेंक देने से और 100 लोगों के पत्तल डोले फेंक देने से 500 रुपए के पत्तलों को उठाने का खर्चा 1000 रुपये है। अभी मैंने डिस्पोजल का खर्चा तो जोड़ा ही नहीं। आप इस पैसे को क्या प्लास्टिक बंदी करने में, इस समय को जो हमारा समय है, जो संस्थान में जो कार्मिक हैं, इसमें कार्मिक भी लगते हैं, संसाधन भी लगते हैं, समय भी लगता है, और हर चीज़ की कॉस्टिंग है। चाहे वो सफाई हो, चाहे पॉलिथीन अभियान हो, चाहे अतिक्रमण अभियान हो, चाहे पट्टा अभियान हो, सभी चीज़ों में समय और संसाधनों का व्यय हो रहा है। हमारा समय आप जितना लड़ने में, समझाइशों में, चालानों में, कोर्ट में, जितना आप समय और संसाधन बर्बाद कर रहे हैं, ये संसाधन हमारे नहीं, आपके खुद के थे। जिस संसाधन से आपके घर के आगे की सड़क बन सकती थी, उस संसाधन को आपने व्यर्थ कर दिया है यदि किसी भी नाम पे। जिस संसाधन से आपके घर में पानी की लाइन, बिजली मीटर, ये सब चीज़ें लगनी थी, वो संसाधन आपने खातेदार को और बिल्डर को खाने के लिए छोड़ दिए हैं। जब तक आप नहीं जागेंगे, आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप किन्हीं निश्चित लोगों के हितों पे प्रहार करके आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनके खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक वो निश्चित करप्ट लोग बिजोलिया को ऐसे ही बेचते रहेंगे जैसे बेचते रहे हैं।
मेरे को नगर पालिका में सरकार ने पदस्थ किया। मैं जितना समय था, जितनी क्षमता थी, नगर पालिका संसाधनों को उपयोग करते हुए कोशिश किया चीज़ों को व्यवस्थित करने की। पर हम आएंगे, चले जाएंगे, संस्थान यही रहेगा, आप यहीं रहेंगे। जब तक आप नहीं जागेंगे, जब तक आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे नहीं, तब तक कोई भी नगर पालिका, कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी सरकार सिर्फ फेल रहेगी। आप जिस दिन जाग जाएंगे, आप जिस दिन गलत को गलत और सही को सही कहना चालू कर देंगे, उस दिन ये सारा सिस्टम, सारी व्यवस्था एक दिन में बदल जाएगी। आप जागे तो सब जागे। आप सोचें कि आपको क्या करना है। जी, जैसा कि आपने देखा कि आज हमने बिचौलिया नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्री पंकज कुमार मंगल जी से वार्ता की। इसमें उन्होंने खुलकर प्लास्टिक मुक्त अभियान, अतिक्रमण हटाओ अभियान के साथ साथ में बिचौलिया की स्वच्छता को लेकर जताई जा रही नगर पालिका की प्राथमिकता, आने वाले समय में पट्टा वितरण अभियान और क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को लेकर उनके द्वारा अपनाई जा रही गतिविधियों को लेकर उन्होंने हमसे खुलकर चर्चा की। ये चर्चा आज भिलवाड़ा फोकस के साथ हुई है और हम इसके लिए श्री पंकज